बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 में अभी तक हमने पढ़ा है कि नेटवर्क एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं वो बेसिकली क्या हैं। हमने देखा कि जब हम नेटवर्क एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो एज एन एप्लीकेशन डेवलपर हमारे पास इतना मार्जिन नहीं होता कि हम नेटवर्क आर्किटेक्चर को चेंज कर सकें। तो हम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को अपने जो यूजेज है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमने जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने दो आर्किटेक्चर्स पढ़े। हमने कहा एक तो हमारे पास है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा हमारे पास है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। हमने दोनों को डिटेल में डिस्कस भी किया कि पी टू पी आर्किटेक्चर क्या होता है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमारे प्रोसेस एक सिस्टम के अंदर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमने कहा अगर हम विद इन अ सिस्टम बात करें तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे सिस्टम को विद इन अ कंप्यूटर इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे प्रोसेसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी है, तो वहां पे हमारे पास सॉकेट्स का काम आता है या ट्रांसपोर्ट लेयर की रिक्वायरमेंट हमें समझ में आती है वहां पे। तो जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो एक इंटरफेस है एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान में जिसे हम कहते हैं सॉकेट। सॉकेट बेसिकली वो एक पॉइंट है जो कि हमारी एप्लीकेशन लेयर से डाटा को नेटवर्क लेयर पे पहुंचाता है। एप्लीकेशन लेयर से इट्स बेसिकली एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। सो बेसिकली एक वो पॉइंट है जहां से हम नेटवर्क पे अपनी ट्रैफिक को सेंड करते हैं। देन हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारा जो सॉकेट है वो आइडेंटिफाई करता है मल्टीपल प्रोसेसेस को। उसके बाद हमने देखा कि हमें कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है। डिपेंडिंग ऑन आर एप्लीकेशन हम चूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज को। हमने ये भी डिस्कस किया कि एज अ एप्लीकेशन डेवलपर हमारे पास इतना मार्जिन नहीं है कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे ज्यादा चेंजेस कर सकें, लेकिन वी हैव सर्टेन चॉइसेस जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा हमारे पास चॉइस है कि हम प्रोटोकॉल कौन सा यूज करते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल्स पढ़े, हमने एक टीसीपी प्रोटोकॉल पढ़ा और हमने यूडीपी प्रोटोकॉल पढ़ा। हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है बेसिकली वो हमें डाटा इंटीग्रिटी, थ्रूपुट, टाइमिंग एंड सिक्योरिटी के फीचर्स प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर हमने टीसीपी प्रोटोकॉल भी पढ़ा और हमने यूडीपी प्रोटोकॉल भी पढ़ा और हमने उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया। अब हमारे ये जो नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलपर है उस पर डिपेंड करता है कि उसे अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन सी सर्विसेज एक्वायर करनी है, उनकी बेसिस पे वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल चूज कर सकता है। ऑल राइट, सो दिस इज अ रिव्यू ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर। सो मूविंग ऑन, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट वेब एंड एचटीटीपी। जब हम बात करते हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने नेटवर्क प्रोसेसेस की आपस में कम्युनिकेशन की बात की है कि वो सॉकेट के थ्रू कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन हमने ये नहीं डिस्कस किया अभी तक कि जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी हर फील्ड का जिस स्ट्रक्चर से वो मिलके बने होंगे उस हर फील्ड का मतलब क्या होगा और कब जो प्रोसेसेस है वो आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, कब मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली हमें एक पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जब हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था तो हमने कहा था प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो फॉर्मेट है मैसेजेस का जिसमें मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि किस टाइप के मैसेजेस होंगे, मैसेजेस का मतलब क्या होगा, मैसेजेस कब एक्सचेंज होंगे, दैट मीन्स हेयर वी नीड एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कुछ सर्विसेज हमें जो एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन का प्रोटोकॉल होगा बेसिकली वो क्या डिफाइन करता है कि किस टाइप के मैसेजेस एक्सचेंज किए जाएंगे। ठीक है, उन मैसेजेस का सेंटेक्स क्या होगा और मैसेज की सिमेंटिक्स क्या होंगी। ठीक है, अब क्या मतलब है हमारा कि मैसेज किस टाइप के एक्सचेंज किए जाएंगे। जब टाइप से हमारी मुराद है तो हमारा मतलब है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिक्वेस्ट कर रही है या वो रिस्पॉन्स रिसीव कर रही है। ठीक है, इसके जब हम मैसेज सेंटेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हर फील्ड है
वो फील्ड का मतलब क्या है और कितनी फील्ड्स उसमें होंगी, हर फील्ड के अंदर क्या डेटा होना चाहिए, ये बेसिकली उस मैसेज का सिंटैक्स होगा। जब हम मैसेज सिमेंटिक्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये है कि हर जो फील्ड होगी, जो फील्ड्स मिलके सिंटैक्स बनाती हैं, उस हर फील्ड का बेसिकली मतलब क्या है और उसके अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। ठीक है? सो बेसिकली जब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हम रिपीटेडली डिस्कस कर चुके हैं कि रूल्स हैं फॉर व्हेन एंड हाउ प्रोसेसेस सेंड एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस। सो ये वो रूल्स हैं कि किस टाइप का मैसेज है, क्या सिंटैक्स होगा, क्या सिमेंटिक्स होंगे, ये हमारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है? अच्छा, जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे पास ओपन एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब हम बात करते हैं ओपन एक्सेस प्रोटोकॉल्स की, तो ओपन एक्सेस प्रोटोकॉल्स बेसिकली वो एप्लीकेशन लेयर या वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि पब्लिक डोमेन की में अवेलेबल होते हैं। ठीक है? जिनको हर कोई यूज कर सकता है, दे आर पब्लिकली अवेलेबल। लेकिन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स वो हैं जो कि एक सर्टेन डोमेन को एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन वो पब्लिक एक्सेस में नहीं होते। अगर हम बात करें जैसे कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल की, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल एक ओपन एक्सेस प्रोटोकॉल है या पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि अगर आप एक वेब ब्राउजर बना रहे हैं, ठीक है, एक ब्राउजर डेवलपर है, अगर वो जो हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी आरएफसी, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स आईटीएफ का एक इनिशिएटिव है जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करते हैं। तो अगर एक वेब ब्राउजर ने या एक वेब ब्राउजर डेवलपर ने एचटीटीपी के एच आरएफसी रूल्स को फॉलो करते हुए एक वेब एक वेब ब्राउजर बनाया है, ठीक है, सो वो किसी भी वेब सर्वर से सर्विसेज ले सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो वेब सर्वर भी इस एचटीटीपी प्रोटोकॉल के आरएफसी रूल्स को फॉलो करता। ठीक है? कि अगर इंटरऑपरेटेबिलिटी हमारे पास दो जो एप्लीकेशंस हैं उनकी आसान हो जाती है अगर वो ओपन एक्सेस हो। ठीक है? अगर आपने एक वेब ब्राउजर डेवलप किया है और वो वेब ब्राउजर भी एचटीटीपी के रूल्स को फॉलो करता है, तो और एक वेब सर्वर है जो कि एचटीटीपी के आरएफसीज को फॉलो करता है, सो वो दोनों आपस में ऑपरेटेबल हैं। ठीक है? लेकिन अगर वो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं, दैट मीन्स वो ओपन एक्सेस या पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो आप ऐसे जो एप्लीकेशन है वो डेवलप नहीं कर सकते। सो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल की एक एग्जांपल स्काइप है। P2P एप्लीकेशन में भी मोस्टली प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स ही यूज होते हैं। और ओपन एक्सेस प्रोटोकॉल की एग्जांपल में एचटीटीपी है, एसएमटीपी है, ये एग्जांपल्स हैं ओपन या पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल्स की। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वेब एंड एचटीटीपी का। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रीव्यू ऑफ व्हाट अ वेब इज। जब हम लेट 80s और अर्ली 90s की बात करते हैं, तो तब जब इंटरनेट डेवलप किया गया था, तो इंटरनेट वाज बेसिकली डेवलप फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स अमंग फ्यू यूजर्स ऑफ द नेट, जो कि कुछ रिसर्चर्स या जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटीज के, वो आपस में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए या रिमोट लॉगिन के लिए यूज करते थे ताकि फाइल्स को ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन जब हम अर्ली 90s की बात करते हैं, 1990s की, तो हम कहते हैं कि उस वक्त एक वेब एप्लीकेशन ऐसी आई जिसने पूरे इंटरनेट की एक जो व्यू है, ओवरव्यू है दुनिया का, वो बदल दिया इंटरनेट का। वो वेब वो बेसिकली जो एप्लीकेशन थी वो थी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब ने बेसिकली जो हमारा इंटरनेट है उसकी पूरी जो एक फेस है वही चेंज कर दिया पब्लिक के लिए। ठीक है? अब किस तरह से चेंज कर दिया, हम कह रहे हैं कि पहले हमारा जो इंटरनेट था वो बेसिकली फॉर रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस, विच एकेडमिक्स के लिए बेसिकली यूज होता था, जो कि फाइल्स को आपस में एक्सचेंज करते थे। लेकिन जब हम अब बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद जो इंटरनेट का एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसने क्या किया, उसने यूजर्स की ऑन डिमांड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। इससे पहले जो था वो था, ये क्या था कि आपने एक ब्रॉडकास्ट रेडियो देख लिया, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन देख लिया, लेकिन जब वर्ल्ड वाइड वेब आ गया तो उससे क्या था कि कोई भी यूजर किसी भी वक्त
जैसे हम बैठ के कभी भी किसी भी वक्त कोई भी पेज एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी का देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन थी, जैसे कि रेडियो है या टेलीविजन है, उनकी बजाय वर्ल्ड वाइड वेब ने एक पेस पकड़ी, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट जो है वो एक छोटे नेटवर्क की बजाय अब एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया। ठीक है, सो बेसिकली ये थी वेब। अब जब हम वेब की बात करते हैं तो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए हमें प्रोटोकॉल्स की जरूरत है, और वो प्रोटोकॉल जो हमने अभी पढ़ा एक ओपन डोमेन प्रोटोकॉल, वो है एचटीटीपी। हम एचटीटीपी को जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस टाइप का वो मैसेजेस एक्सचेंज करता है, उन मैसेजेस का मतलब क्या होता है, उनका सिंटैक्स क्या होगा, ये सारी हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम वेब पेज का एक ओवरव्यू लें, तो हम कहते हैं वेब पेज बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो क्या है? ऑब्जेक्ट कैन बी एचटीएमएल फाइल, कोई भी इमेज भी हो सकता है, जावा एप्लेट भी हो सकता है, या कोई भी ऑडियो फाइल हो सकती है। ठीक है, वेब पेज कंसिस्ट ऑफ बेस एचटीएमएल फाइल विच इंक्लूड सेवरल रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक वेब पेज है, जिसके ऊपर हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपल जेपीजी फाइल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये एक हाइपर लिंक है। इसके इस एक पेज के ऊपर हमारे पास बहुत से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लाइक हाइपर लिंक्स मौजूद हैं। इसके ऊपर हमारे पास ये हाइपर लिंक्स के साथ कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ भी जो जो कि इस पेज के ऊपर होगा उसे हम कहेंगे कि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स पे जब मैं क्लिक करूंगी या इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगी तो मैं एक नए वेब पेज को ओपन करूंगी। ठीक है, सो ये बेसिकली कहलाते हैं हमारे जो एक वेब पेज है, बेसिकली वो एक तो बेस फाइल पे होता है, बेस एचटीएमएल फाइल उसकी होती है, उसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एक वेब पेज है। सो एज वी डिस्कस कि वेब पेज आपका एक तो बेस एचटीएमएल फाइल से होता है, और उसके ऊपर सेवरल रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा। ईच ऑब्जेक्ट इज एड्रेसेबल बाय अ यूआरएल। फॉर एग्जांपल, ये एक यूआरएल हमारे पास। ठीक है, हर जो ऑब्जेक्ट जिसे आप जो हम कह रहे हैं हाइपरलिंक, जब भी हमने अभी एग्जांपल देखी तो उसमें हमने देखा कि एक वेब पेज के ऊपर मल्टीपल रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद है, और हर जो ऑब्जेक्ट है उसका अपना एक यूआरएल होगा। जब मैं ओपन करूंगी तो वो एक नेक्स्ट यूआरएल पे जाएगा। तो यूआरएल बेसिकली क्या है? इस तरह का एक एड्रेस होता है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक को हम कहते हैं होस्ट नेम, और दूसरे को हम कहते हैं पाथ नेम। ये बेसिकली वो सर्वर या वो प्लेस है जहां पे आपकी ये वाली एप्लीकेशन या ये वाली जो फाइल है या ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रिजाइड करता है। ठीक है, ओके। सो एचटीटीपी का ओवरव्यू अगर हम लें तो एचटीटीपी इज बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक वेब एप्लीकेशन के लिए हमारा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक प्रोटोकॉल है, जो कि मोस्टली एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, जब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करते हैं तो क्लाइंट्स भी और सर्वर भी दोनों इस एचटीटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होते हैं। क्लाइंट क्या करता है? बेसिकली ये हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने फायरफॉक्स ब्राउजर रन कर रहे हैं। तो फायरफॉक्स ब्राउजर को यूज करते हुए ये पीसी बेसिकली एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और उसके रिस्पॉन्स में ये जो हमारा एचटीटीपी सर्वर है, दिस कुड बी एन अपाचे वेब सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्वर, ये उस एचटीटीपी के रिक्वेस्ट के रिस्पांस में एक एचटीटीपी रिस्पांस का मैसेज जनरेट करता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट की गई और एक और एचटीटीपी जो रिस्पांस है वो जनरेट किया गया। ओके, वन मोर थिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ वेब पेज। जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक बेस फाइल है और बाकी ऑब्जेक्ट फाइल है। सपोज हमारे पास एक वेब पेज है जिसके ऊपर हमारे पास 5 रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। सो हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 था, ये 2 था, ये 3 है, दिस इज 4 एंड 5। टोटल हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स कुड बी टेक्स्ट फाइल्स, दीज ऑब्जेक्ट कुड बी जेपीजी इमेजेस,
या फिर हमारे पास हाइपरलिंक्स भी मौजूद हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि इस वेब पेज पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, तो हमारे पास ये टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। कैसे? ये 5 तो हमारे पास जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो मौजूद हैं और एक हमारे पास एचटीएमएल फाइल है। तो टोटल अगर मैं कहूँ कि ये वेब पेज कितने ऑब्जेक्ट्स पे कंसिस्ट करता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 6 objects. 5 these objects could be HTML file or referenced objects or anything, JPG फाइल, ऑडियो, वीडियो फाइल, कुछ भी। और एक हमारे पास ये जो बेस HTML फाइल है वो। ठीक है? ओके, सो दिस इज HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। उसके बाद हम जब बात करते हैं, सो हमने पढ़ा टीसीपी के बारे में। हमने कहा कि टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड है। जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहले हैंडशेक होता है। हैंडशेक का मतलब है पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले जगह अगर एचटीटीपी प्रोटोकॉल हम कह रहे हैं कि वो टीसीपी को फॉलो करता है, नॉट यूडीपी। तो जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, सबसे पहले क्लाइंट इनिशिएट करता है टीसीपी कनेक्शन। ठीक है? टीसीपी कनेक्शन का मतलब है ये अपना एक टीसीपी कनेक्शन ओपन करता है, ये इनिशिएट करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को ऑन पोर्ट 80। सर्वर उस टीसीपी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद एचटीटीपी मैसेजेस, जो कि हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वो मैसेजेस एक्सचेंज करता है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। उसके बाद टीसीपी कनेक्शन क्लोज हो जाता है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट सेज एचटीटीपी इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अब स्टेटलेस प्रोटोकॉल जो डेफिनेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। एचटीटीपी को हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट की कोई भी स्टेट या क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव नहीं रखता। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि सर्वर मेंटेन्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक? सो जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ये स्टेट मेंटेन नहीं करता। प्रोटोकॉल दैट, इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल स्टेट मेंटेन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पास्ट हिस्ट्री मेंटेन करनी होती है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक क्लाइंट या सर्वर फेल हो जाता है या क्रैश हो जाता है तो उसकी वजह से जो उसकी स्टेट है वो हम लूज कर देंगे। तो जब स्टेट लूज हो जाएगी, जब वो रीस्टैब्लिश होगा, तो हम हमारे पास जो उसकी पास्ट हिस्ट्री है और जो करंट हिस्ट्री है उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। इस वजह से जो स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स हैं दे आर सिंपल, बट जो प्रोटोकॉल स्टेट मेंटेन करते हैं उनका प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? अब हम बात करते हैं जब एचटीटीपी प्रोटोकॉल की, तो हमारे पास दो वर्जन मौजूद हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स के, या दो टाइप्स मौजूद हैं। एक हम कहते हैं नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी और एक है परसिस्टेंट एचटीटीपी। अब जो नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी है और परसिस्टेंट एचटीटीपी, दोनों में डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं। जो नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी है, एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट सेंड ओवर टीसीपी कनेक्शन देन क्लोजेस, डाउनलोडिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड मल्टीपल कनेक्शन। सो नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज, जैसे हमने एग्जांपल ली कि हमारा एक वेब पेज है जिसके ऊपर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और एक हमारी जो बेस एचटीएमएल फाइल है वो मौजूद है, तो दैट मीन टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर एक आपने वेब पेज जिसके ऊपर 6 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जो कि 6 ऑब्जेक्ट्स पे कंसिस्ट करता है, वो आप नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी प्रोटोकॉल से अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा कि 6 टीसीपी कनेक्शन ओपन होंगे और 6 टीसीपी कनेक्शन में हर कनेक्शन अपना जब भी डाटा रिसीव करेगा उसके बाद कनेक्शन क्लोज होगा, फिर नए के लिए ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, फिर नए के लिए ओपन होगा। इस तरह से 6 टाइम्स जो कनेक्शन टीसीपी कनेक्शन है वो ओपन होगा और 6 टाइम वो क्लोज होगा। ठीक है? सो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप टीसीपी कनेक्शन को ओपन कर रहे हैं, मतलब एस्टैब्लिश कर रहे हैं और फिर क्लोज कर रहे हैं, फिर अगले ऑब्जेक्ट के लिए ओपन कर रहे हैं, फिर क्लोज कर रहे हैं, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है? जबकि परसिस्टेंट एचटीटीपी क्या है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप एक ही सिंगल टीसीपी कनेक्शन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? सो परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट के अंदर जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी को पहले देखते हैं कि कैसे रिक्वेस्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। सपोज हमने ये यूआरएल एंटर किया www.someSchool.edu/some-department/home.index। तो ये हमारे पास हो गया होम जो पेज का एड्रेस है, और ये हमारे पास हो गया फाइल का एड्रेस। ठीक है? कि ये वो सर्वर है जिसपे ये फाइल रिजाइड कर रही है। ठीक? अब यहाँ पे लिखा हुआ है
कि दिस जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूआरएल कंटेन टेक्स्ट रेफरेंसेस टू 10 जेपीजी इमेजेस, ठीक है। तो इसमें 10 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और एक हमारे पास बेस एचटीएमएल फाइल होगी, तो टोटल हमारे पास 11 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर हम नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, एचटीटीपी इनिशिएट अ टीसीपी कनेक्शन ओवर एचटीटीपी सर्वर एट दिस एड्रेस ऑन पोर्ट 80, ठीक है। सो एचटीटीपी सर्वर at host www.someschool.edu waiting for TCP connection connect at the port 80, जो कि वेट कर रहा था कि कोई कनेक्शन ओपन करे। उसने उस कनेक्शन को एक्सेप्ट किया और उसने क्लाइंट को नोटिफाई किया कि यस आई हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट क्या करेगा, ये हमारे पास है टीसीपी कनेक्शन ओपन करना, ठीक है। ये हैंड शेकिंग है। जब हमने टीसीपी कनेक्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डू यू वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, सर्वर यस करता है तो उसके बाद रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर ने उस हमारी जो टीसीपी कनेक्शन की रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया। सो जैसे ही उसने रिस्पॉन्स किया क्लाइंट को कि यस आई हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, सो क्लाइंट ने क्या किया कि क्लाइंट ने एचटीटीपी क्लाइंट सेंड एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज कंटेनिंग यूआरएल इनटू द टीसीपी कनेक्शन सॉकेट। अब यहाँ पे जो सेकंड टाइम जो क्लाइंट मैसेज भेजेगा उसमें क्या होगा, एक तो मैसेज होगा कि ओके यू हैव एस्टैब्लिश द कनेक्शन, और दूसरा रिक्वेस्ट होगा जो भी पेज उसने रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज उसने पहला पेज ओपन पहला जो इमेज है वो ओपन करवाया है, तो यहाँ पे एचटीटीपी सर्वर ने वो रिक्वेस्ट रिसीव की, ठीक है, और रिस्पॉन्स जनरेट किया जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट उसने रिक्वेस्ट किया होगा वो उस सॉकेट को भेज दिया जाएगा। अब एचटीटीपी सर्वर ने जब रिक्वेस्ट क्लाइंट को उसने भेज दिया जो उसका रिक्वेस्टेड इमेज था, उसके बाद एचटीटीपी सर्वर ने टीसीपी कनेक्शन अपनी तरफ से क्लोज कर दिया, ठीक है। बट अभी कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ। जब तक एचटीटीपी क्लाइंट रिसीव करके अपना कनेक्शन क्लोज नहीं करता तब तक ये टीसीपी कनेक्शन क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे एचटीटीपी क्लाइंट ने अपना रिस्पॉन्स मैसेज रिसीव किया, ठीक है, उसके बाद उसने अपना कनेक्शन क्लोज कर दिया। अब हमने यहाँ पे ये सेम प्रोसेस करना है 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो सोचें जरा कि अभी हमने यहाँ पे एक टीसीपी कनेक्शन ओपन किया, ये कम्युनिकेशन की, उसके बाद दोबारा से 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम यही स्टेप हमें रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 1 to 5 रिपीट करना पड़ेगा हमें हर 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक। तो ये जो नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी है बेसिकली ये हर दफा एक नया टीसीपी कनेक्शन ओपन करता है, क्लोज करता है, फिर नई फाइल के लिए नया टीसीपी कनेक्शन ओपन करता है। तो नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी का रिस्पॉन्स टाइम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। आरटीटी क्या है, हमारे पास एक टाइम है जो कि डिफाइन करता है हमारी रिक्वेस्ट। आरटीटी बेसिकली हमारे पास है राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। राउंड ट्रिप टाइम वो टाइम है जो कि हमारी जो पैकेट को एक क्लाइंट से सर्वर पे जाने के लिए और सर्वर से वापस क्लाइंट पे आने के लिए जो टाइम लगेगा बेसिकली वो हमारा है राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। यहाँ से क्लाइंट से जो हमने रिक्वेस्ट इनिशिएट की वो सर्वर पे गई और सर्वर से वापस क्लाइंट पे जब तक उसका रिस्पॉन्स आया, ये जितना टाइम लगेगा दिस इज बेसिकली राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। अच्छा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स टाइम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले तो 1 आरटीटी तो हमारा टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में लग गया, ठीक है। एक दफा आपने टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट किया, वो रिक्वेस्ट रिसीव हुई, उस रिक्वेस्ट का जब रिप्लाई आया तो तब तक 1 आरटीटी कवर हो चुका था। उसके बाद 1 आरटीटी आपका जो मैसेज रिक्वेस्ट है वो जनरेट करने में और कुछ जो फ्यू बाइट्स हैं आपके पहले जो रिस्पॉन्स है उसमें लग जाएंगे, ठीक है। दैट मीन आपने ये रिक्वेस्ट की फाइल और उसने वो फाइल आपको रिटर्न की, ये 1 आरटीटी लग गया और उसके बाद जितनी फाइल का साइज होगा कुछ टाइम वो फाइल का साइज रिसीव होने में भी लगेगा। दैट मीन्स हमारे पास जो टीसीपी का एचटीटीपी का रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज 2 आरटीटी प्लस द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द फाइल। अगर फाइल आपकी 5 MB की है, 8 MB की है, 5 GB की है, 2 GB की है, 100 GB की है, जितना आपका फाइल ट्रांसफर टाइम है वो अलग है, लेकिन जो आपका टोटल रिस्पॉन्स टाइम बनेगा वो क्या बनेगा, 2 आरटीटी प्लस फाइल ट्रांसमिशन टाइम फॉर 1 रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अगर हम अब बात करें कि हमारे पास 10 रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल हमारा जो ट्रांसमिशन टाइम है वो कितने आरटीटी बढ़ जाएगा कि 10 जो आपकी फाइल्स हैं, 10 फाइल्स के लिए आपको आरटीटी 2 फॉर ईच फाइल,
ठीक है। तो 2 into 10 20 RTT प्लस ट्रांसमिशन टाइम ऑफ 10 फाइल्स, ठीक है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत बढ़ जाएगा। अब नॉन परसिस्टेंट जो एचटीटीपी है उसका इशू क्या है कि आपको एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए 2 आरटीटी वेट करना पड़ता है, ठीक है। 2 आरटीटी आपके जाया हो रहे हैं, 2 राउंड ट्रिप टाइम लग रहे हैं आपके एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओएस जो है वो आपका जो टीसीपी कनेक्शन, हर टीसीपी कनेक्शन की वजह से ओवरहेड उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर पड़ता जाएगा। और ब्राउजर ऑफन ओपन पैरेलल टीसीपी कनेक्शन फॉर टू फेच द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। और इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि नॉन परसेंट जो मॉडर्न हमारे ब्राउजर्स हैं वो बजाय इसके कि एट अ टाइम वन सीरियल टीसीपी कनेक्शन ओपन करें, वो पैरेलल टीसीपी कनेक्शन ओपन कर लेते हैं टू फेच द रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्विकली, ताकि जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो लगेगा तो 2 आरटीटी, लेकिन चूंकि पैरेलल काम हो रहा है तो आपका जो प्रोसेस है वो क्विक हो जाएगा। परसिस्टेंट एचटीटीपी का जो हमारा मेन आइडिया वो क्या है कि बजाय इसके कि हर रेफरेंस ऑब्जेक्ट का अलग टीसीपी कनेक्शन ओपन हो, एक टीसीपी कनेक्शन ओपन होता है और जब तक आपकी सारी फाइल्स ओपन रिसीव नहीं हो जाती, उनका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, तब तक वो टीसीपी कनेक्शन ओपन ही रहता है, ठीक है। सर्वर लीव्स द कनेक्शन ओपन आफ्टर सेंडिंग रिस्पॉन्स। सर्वर क्लोज नहीं करता कनेक्शन को, वो ओपन ही रहता है कि इधर मे बी क्लाइंट नीड समथिंग एल्स, ठीक है। Subsequent HTTP message between the same client and server sent over the open connection, open TCP connection. Client send the request as soon as it encounters the reference object, ठीक है। जब भी आपका जो क्लाइंट है वो उसे कोई भी सेंड करनी रिक्वेस्ट करनी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करना होगा, वो उसको फौरन उस ओपन टीसीपी कनेक्शन के ऊपर भेज देगा, और जो आपका सर्वर है वो उसे रिस्पॉन्स कर देगा। तो जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना बनेगा, हर ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसका एज लिटिल एज 1 आरटीटी फॉर ऑल दी रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वहां पे हर रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लिए 2 आरटीटी थे और यहाँ पे सारे रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लिए 1 आरटीटी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बेसिकली जो हमारे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं बिटवीन द एचटीटीपी क्लाइंट एंड एचटीटीपी सर्वर, उनके दरमियान में जो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं वो कौन से, उनकी टाइप क्या है और उनके जो सेंटेक्स है वो क्या है, अब हमने वो डिस्कस करना है। तो जो दो टाइप के मैसेजेस एचटीटीपी ट्रांसफर एक्सचेंज करता है आपस में, वो एक है रिक्वेस्ट मैसेज और एक है रिस्पॉन्स मैसेज। जब हम कह रहे हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज, तो हर वो बंदा जो कि कंप्यूटर को थोड़ा बहुत जानता है या कंप्यूटर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो इस मैसेज को बड़े आसानी से समझ सकता है। तो हमारा जो बेसिकली एचटीटीपी का रिक्वेस्ट मैसेज है वो कंसिस्ट होता है, एक तो होती है रिक्वेस्ट लाइन, एक होती है हेडर लाइंस और एक होती है हमारी एंटिटी बॉडी, ठीक है। अब जो हमारे पास रिक्वेस्ट लाइन है, इसके अंदर हमारे पास 3 फर्दर पार्ट्स हैं। पहला है हमारे पास मेथड का पार्ट, ठीक है, इसको हम यहाँ से देखते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। एक है हमारा मेथड का पार्ट, ओके। ये हमारी रिक्वेस्ट लाइन है और इसके फर्दर 3 पार्ट है, ठीक है, 1 2 एंड 3। जो पहला मेथड का पार्ट है ये बेसिकली हमें बताता है कि आपको चाहिए कुछ जो रिक्वेस्ट आपने करनी है वो क्या होगा, ठीक है। मेथड की भी मल्टीपल टाइप्स है, हमारे पास गेट है, पोस्ट है, डिलीट है, हमारे पास हेड है, हमारे पास पुट है। ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर प्लेस करके भेज सकते हैं। फिर वो यूआरएल है जो आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और वर्जन बेसिकली क्या है कि जो आपका एचटीटीपी वर्जन आपका ब्राउजर यूज कर रहा है, ठीक है। ये एसपी का मतलब है कि आप जब मेथड लिखेंगे तो उसके बाद एक स्पेस होगी, ये फॉर्मेट है आपका, ये सिंटैक्स है, ठीक है। मेथड होगा, फिर स्पेस होगी, फिर यूआरएल होगा, फिर स्पेस होगी, फिर वर्जन लिखा हुआ आएगा, फिर एक कैरियज रिटर्न है और फिर एक लाइन फीड है, ठीक है। कैरी रिटर्न का मतलब है आपका जो कर्सर है बैक टू नेक्स्ट लाइन, और लाइन फीड का बैक टू स्टार्ट, और जो आपका लाइन फीड है वो क्या है कि नेक्स्ट लाइन पे कर्सर जो स्टार्ट में होगा ही तो नेक्स्ट लाइन पे आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास हेडर फील्ड है, वैल्यू है, फिर कैरी रिटर्न है, फिर लाइन फील्ड है, फिर उसके बाद हमारे पास ये हेडर पूरा, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास हेडर लाइन है, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक लाइन है, एक हमारे पास ब्लैंक लाइन है, और उसके बाद हमारे पास एंटिटी बॉडी है जिसके अंदर मैसेज बेसिकली लिखा जाता है। अच्छा,
अब हम रिक्वेस्ट जो हमारा मैसेज है इसके फॉर्मेट को देखते हैं। हमने कहा कि हमारा जो रिक्वेस्ट का मैसेज है उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले मेथड लिखा जाएगा, फिर स्पेस होगी, फिर यूआरएल होगा, फिर स्पेस होगी और फिर वर्जन होगा, फिर एक कैरिज रिटर्न होगा और फिर हमारी नेक्स्ट लाइन होगी। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मेथड में हमने लिखा हुआ है गेट, ठीक है। मैसेजेस हमारे जो मेथड है उसमें गेट, पोस्ट, हेड, डिलीट, पुट, ये सारी कमांड्स मौजूद हैं। ये क्या कमांड्स हैं ये हम आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दरमियान में एक स्पेस है और फिर यूआरएल लिखा गया है, उसके बाद फिर एक स्पेस है और फिर वर्जन ऑफ प्रोटोकॉल लिखा गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका होस्ट है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको जहाँ से चाहिए वो ये है, ठीक है। फिर यूजर एजेंट का मतलब है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो ब्राउजर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, एक्सेप्टेड जो हमारे पास फॉर्मेट है वो टेक्स्ट एचटीएमएल का है, ठीक है। इनकोडिंग स्कीम है। फिर हमारे पास कीप अलाइव का यहाँ पे जो मेथड है ये बेसिकली क्या हमें बताता है कि आपका जो कनेक्शन है वो परसिस्टेंट है या नॉन परसिस्टेंट है, ठीक है। अब कीप अलाइव जब हम कह रहे हैं कि हमारा जो टीसीपी कनेक्शन है इट शुड बी शुड बी ओपन और कीप अलाइव, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा परसिस्टेंट एचटीटीपी है। अगर यहाँ पे कनेक्शन क्लोज होता तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी है, ठीक है। तो अब जो आपका क्वेश्चन है वो ऐसे आ सकता है कि आपने एक मैसेज की बेस पे बताना है कि ये टीसीपी कनेक्शन परसिस्टेंट है या एचटीटीपी कनेक्शन परसिस्टेंट है या नॉन परसिस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जब हम मेथड की बात करते हैं तो हमने कहा था मेथड की मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। तो हमारे पास गेट का मेथड भी है, हमारे पास पोस्ट का मेथड भी है, हमारे पास हेड का मेथड भी है, हमारे पास पुट का मेथड भी है और हमारे पास डिलीट का मेथड भी है। हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गेट के मेथड को, जो कि हमने पीछे देखा भी है, जो रिस्पॉन्स मैसेज के अंदर लिखा भी हुआ था। गेट का मैसेज बेसिकली तब यूज होता है जब आप कोई सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। जब भी आपने कोई यूआरएल लिखा या कोई भी आपने चीज सर्च की तो वो बेसिकली किस कमांड के साथ जा रही होती है? वो गेट की कमांड के साथ जा रही होती है कि गेट दिस यूआरएल, ठीक है। पोस्ट का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है गेट के मेथड के हिसाब से। जब हम अपने सर्च इंजन के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड्स लिख के भेजते हैं, जैसे कि मैं लिखूं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो अब मैं अपने सर्च इंजन को कुछ वर्ड दे रही हूँ, कीवर्ड्स दे रही हूँ, जिनकी बेसिस पे वो सर्च को फास्ट बनाएगा या जो उसकी बेसिस पे मेरा जो है वो आउटपुट जनरेट होगी। सो पोस्ट का मेथड तब यूज होता है जब आप अपने सर्च इंजन को कोई फीड दे रहे होते हैं, कोई वर्ड दे रहे होते हैं जिनकी बेसिस पे वो सर्च कर रहा होता है। सो बेसिकली जब आप पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे एंटिटी बॉडी के अंदर वो वर्ड जा रहे होते हैं जो हमने सर्च करने होते हैं। ओके, फिर हमारे पास है हेड का मेथड। सॉरी, हेड का मेथड तब यूज होता है जब कोई भी डेवलपर चेक करना चाह रहा होता है कि उसने जो वेब ब्राउजर है और वेब सर्वर है वो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन भी हो सकती है कि नहीं। ये हेड की रिक्वेस्ट जब भी जाएगी तो इसके रिस्पॉन्स में जो आपका सर्वर है वो कुछ डेटा नहीं भेज रहा होता, ठीक है। वो ये बस चेकिंग के लिए होता है कि आपका जो एचटीटीपी मैसेज है वो उसका रिस्पॉन्स आपका सर्वर करेगा कि नहीं, ठीक है। पुट का मेथड बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब आपने कोई डेटा अपलोड करना होता है किसी भी वेबसाइट पे। जैसे कि मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मेरी जो मेथड रिक्वेस्ट जा रही होगी वो पुट के मेथड के साथ जा रही होगी, और मैं कोई विकिपीडिया पे कोई डाटा एंटर करती हूँ तो वो पुट की रिक्वेस्ट के साथ जा रही होगी, ठीक है। और डिलीट जब भी आपने कोई एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशन से कुछ डेटा डिलीट करना है तो वो डिलीट की रिक्वेस्ट के साथ डिलीट होता है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए, गेट, पोस्ट, हेड, पुट एंड डिलीट। पुट एंड डिलीट। ओके, ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ओके, देन यूआरएल के अंदर हमारे पास इस टाइप का यूआरएल जो यूआरएल है वो भेजा जाता है। जो हम इन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, 1 के अंदर हमने मेथड डिस्कस किए, 2 के अंदर इस टाइप की यूआरएल भेजी जाती है और
मेथड्स के अंदर जो हमने थर्ड डिस्कस किया वर्जन्स के अंदर हमारे पास HTTP 1 या HTTP 1.1, जो भी आपका ब्राउजर HTTP का वर्जन यूज कर रहा होगा वो भेजा जाता है। अगर HTTP का वर्जन 1.0 यूज हो रहा है तो उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो हैं गेट पोस्ट हेड के, ठीक है। आस्क सर्वर टू लीव रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ रिस्पॉन्स। और जो HTTP 1.1 हमारे पास वर्जन है उसके अंदर गेट पोस्ट हेड पुट डिलीट ये सारी कमांड्स मौजूद हैं, ठीक है। ये सारे मेथड्स मौजूद हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं कि ये मेथड्स क्या होते हैं। अच्छा, अब आते हैं HTTP रिस्पॉन्स मेथड, जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है या उसका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है। HTTP रिस्पॉन्स में सबसे पहले बताया जाता है कि ये वर्जन है, उसने ये कोड, उसके बाद स्पेस होती है, उसके बाद कोड होता है, और उस कोड का मतलब क्या, हर जो कोड है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिस्पॉन्स भेजा जा रहा है वो HTTP वर्जन 1.1 के थ्रू भेजा जा रहा है, और आपका जो रिक्वेस्टेड फाइल है वो मिल चुकी है। ये डेट बेसिकली वो आपकी डेट होती है जिस पे आपका जो रिक्वेस्ट है वो भेजी गई है, जिस टाइम और डेट पे आपकी रिक्वेस्ट भेजी गई है। सर्वर का मतलब क्या है कि जिस सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को इंटरटेन करके उसकी रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट की है। लास्ट मॉडिफाइड बेसिकली वो आपकी डेट होती है जिस पे आपका जो डेटा आप रिट्रीव कर रहे हैं वो विकिपीडिया पे या वो उस वेबसाइट पे जिस डेट को लास्ट मॉडिफाई हुआ था या अपलोड किया गया था, ठीक है। बाकी हमारे पास ये ई टैग है, एक्सेप्टेंस रेंज है, ये बेसिकली हमें बताती है कि हमारा जो डेटा है वो कंटेंट की जो लेंथ है वो कितनी होगी और बाइट्स में आ रही है, ठीक है। तो ये 2652 बाइट्स का डेटा हमें भेजा जा रहा है, कीप अलाइव कनेक्शन है। और जो टाइप ऑफ डेटा भेजा जा रहा है वो इन द टाइप ऑफ टेक्स्ट HTML फाइल भेजा जा रहा है। और उसके बाद ये बेसिकली डेटा जो है ये हमारा रिक्वायर्ड जो डेटा होता है, आपने कोई वेब पेज रिक्वेस्ट किया है या आपने कोई फाइल रिक्वेस्ट की है या आपने कोई इमेज डाउनलोड किया है, वो बेसिकली यहाँ पे होता है, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड डेटा या रिक्वेस्टेड HTML फाइल यहाँ पे होगी। अब जब हम HTTP रिस्पॉन्स कोड की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी कि कोड का कोई ना कोई मतलब होता है, तो HTTP के रिस्पॉन्स कोड्स हैं जिनका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो कुछ स्टेटस कोड हैं जो कि पहली लाइन में आपको नजर आ रहे होते हैं। 200 का मतलब है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आपने की थी वो पेज मिल गया है और आपके रिस्पॉन्स में उसे भेज दिया गया है। 301 का मतलब क्या है कि जो फाइल आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो फाइल मूव कर दी गई है किसी न्यू लोकेशन पे, और साथ में लोकेशन भी भेज दी जाती है कि अब ये फाइल इस लोकेशन पे मौजूद है। नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट की जाती है तो न्यू यूआरएल पे की जाती है। 400 का जो स्टेटस कोड है ये बेसिकली कहता है बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो आपके सर्वर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। वो आपके सर्वर पे मौजूद हो सकती है लेकिन सर्वर उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। 404 तब आपका एरर मैसेज डिस्प्ले होता है जब आपकी जो रिक्वेस्टेड फाइल है वो सर्वर पे मौजूद ही ना हो। और 505 जो आपका स्टेटस कोड है वो तब डिस्प्ले होता है जब आप जो वर्जन यूज कर रहे हैं HTTP का और जो वर्जन सर्वर यूज कर रहा है HTTP का वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते, ठीक है। तो तब आपके पास 505 डिस्प्ले होता है। अब ये जो हमने देखना है कि किस तरह से हम अगर किसी फाइल को एक्सेस करें तो गेट का मेथड आ रहा होता है या पोस्ट का मेथड आ रहा होता है या डिलीट का मेथड आ रहा होता है, जो मेथड है वो आ रहा होता है। ये हम बेसिकली देखेंगे अपनी जो हमारी इस वीक की लैब होगी उसमें हम वाईशॉक के सॉफ्टवेयर के ऊपर पैकेट को एनालाइज करके देखेंगे कि वो रिक्वेस्ट का पैकेट है या वो रिस्पॉन्स का पैकेट है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वेब और HTTP का जो प्रोटोकॉल है वो हमारे वेब एप्लीकेशंस के थ्रू के बिटवीन डेटा को ट्रांसफर करने के काम आता है। उसके मैसेजेस का फॉर्मेट क्या होता है, मैसेज का सिंटैक्स क्या होता है, और किस तरह से वो मैसेजेस इंटरप्रेट किए जाएंगे अगर जो एक कंप्यूटर नोन जिस एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसको कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है वो उन मैसेजेस को कैसे इंटरप्रेट कर सकता है, ये हमने देखा। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।